हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ ठोस अवस्था रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, रसायन विज्ञान 12th का जो पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। आज मैं आप सभी को इसी के बारे में बताऊंगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक जल्द से पहुँच सके। तो जैसे कि हमारा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है कि ठोस अवस्था, इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो हमने जैसे कि लिख दिया है कि परिचय और इंट्रोडक्शन। जैसे इसका इंट्रोडक्शन आज मैं आप सभी को इसमें क्या क्या पढ़ने वाला ही हैं हम सभी इसके बारे में, और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण हेडिंग से हैं, उन सभी को मैं आप सभी को आज बताऊंगा। तो पहले समझेंगे हम कि ठोस अवस्था का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। ऐसा माना जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, इतनी चीज़ को ध्यान में रखना कि जब खोजा गया तो ये मालूम चला कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड केवल दो ही चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें केवल दो ही चीज़ें निहित हैं, एक तो द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। निर्माण किसके द्वारा हुआ है? द्रव्य के द्वारा। और जितनी भी ब्रह्मांड में क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं संचालित होती हैं, वो ऊर्जा के द्वारा होती हैं। यानी ऊर्जा का काम है कि केवल क्रिया को कराना। यानी हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो द्रव्य से बना है, और इसमें जितनी भी क्रियाएं घटित होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? ऊर्जा के द्वारा। जैसे हम भी एक ब्रह्मांड की एक वस्तु हैं, हमारा निर्माण हम कह सकते हैं कि किससे हुआ है? द्रव्य से। और हम चलते हैं, उठते हैं, रोते हैं, ये सारी क्रियाएं जो हम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? ऊर्जा के ही द्वारा। ठीक है, तो ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य से हुआ है और ऊर्जा के द्वारा इसकी क्रियाएं संचालित होती हैं। अब इसके बाद जो द्रव्य आता है, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, दृढ़ यानी कठोर यानी सॉलिड, और तरल यानी लिक्विड। ठीक है, तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, दृढ़ और तरल में। दृढ़ पदार्थ जो ठोस होते हैं उन्हें दृढ़ कहा जाता है। तरल जिनमें बहने का गुण होता है, बहने का गुण, जिनमें बहने का गुण होता है उन्हें तरल कहा जाता है। और जिनमें बहने का गुण नहीं होता है, बहने का गुण नहीं, ठीक है, जिनमें बहने का गुण नहीं होता है उन्हें दृढ़ कहा जाता है। और जिनमें बहने का गुण होता है वो तरल कहलाते हैं। जैसे ठोस कभी बहता नहीं है, इसलिए इसे दृढ़ में रखा जाता है। जबकि पानी बहता है, जितने भी लिक्विड हैं सब बहते हैं, तो उन्हें तरल कहा जाता है। गैसें हैं, सारी गैसें बहती हैं, इसलिए उन्हें रखा गया है तरल में। इसके बाद हम आते हैं दृढ़। दृढ़ में आ जाता है ठोस, और हमारे तरल में आता है द्रव तथा गैस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य से और ऊर्जा से। द्रव्य से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जबकि ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मांड की क्रियाएं संचालित होती हैं। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ऊर्जा के ही द्वारा होती हैं। ठीक है, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, दृढ़ और तरल। जिसमें बहने का गुण नहीं होता है उसे दृढ़ कहा जाता है, और जिसमें बहने का गुण होता है उसे तरल कहा जाता है। दृढ़ में ठोस को रखा गया है तथा तरल में द्रव और गैस को रखा गया है। तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को हम ज़रा ध्यान समझ के चलेंगे, जिससे आने वाली हेडिंग्स हमें आसानी से समझ में आती जाएं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है ठोस अवस्था, यानी इसमें केवल हमें ठोस के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आता है कि ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कि ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो हम इसका वर्गीकरण करते हैं अंतरा आणविक बलों के आधार पर। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या की जाती है। पता लगाया जाता है कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। ठीक है, तो जैसे अंतराणविक बल होता क्या है? एक परमाणु से दूसरे परमाणु, एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच जो बल लगता है उस बल को ही कहा जाता है अंतराणविक बल। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि दो परमाणुओं के बीच लगने वाला बल
दो परमाणुओं के बीच लगने वाला बल अंतरा आणविक बल कहलाता है। अगर परमाणु एक दूसरे के समीप होते हैं तो अंतरा आणविक बल अधिक होता है, और जैसे ही दूर होते चले जाते हैं अंतरा आणविक बल कम होता चला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर पास होंगे तो बल ज़्यादा होगा, अगर दूर होंगे तो बल कम होगा। और जब पास होते हैं तो इनमें गति करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि परमाणु एक दूसरे के अत्यंत पास होंगे तो ये गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके बीच जगह नहीं होती है, उतना स्थान नहीं होता है। तो ये ठोस की व्याख्या करते हैं कि जब परमाणु एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल कैसा होता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है, ठीक है, जिस कारण ये ठोस अवस्था को धारण कर लेते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, क्योंकि परमाणु में बल ज़्यादा लगता है, इसलिए एक दूसरे से लगे रहते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए इन्हें ठोस कहा जाता है। जबकि द्रव में परमाणु ठोसों की अपेक्षा थोड़ी दूरी पर होते हैं। जैसे ये ठोस है, इसमें परमाणु पास पास हैं, ये द्रव है तो इसमें परमाणु थोड़ी दूरी पर हैं ठोसों की अपेक्षा। इनमें अंतरा आणविक बल ठोस से अधिक होता है, इनमें आकर्षण बल कम होता है, जबकि द्रव में आकर्षण बल कम होता है। इसलिए इनके परमाणु गति करने लगते हैं, क्योंकि बीच में जगह खाली ज़्यादा है, इसलिए इनके परमाणु ऊपर नीचे गति करने लगते हैं, इनमें बहने का गुण आ जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्रव। जबकि गैस में परमाणु अत्यंत दूरी पर होते हैं, अत्यंत दूरी पर, इसलिए इनमें गति करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और इस कारण यह आसानी से बह जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया गैस। ठोसों में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, और गैसों में आकर्षण बल नगण्य होता है या बहुत कम होता है, इसलिए इनके परमाणु आसानी से गति कर जाते हैं। जबकि द्रव के परमाणु धीरे धीरे गति करते हैं, जबकि ठोसों के परमाणु में गति या तो शून्य के समथिंग होती है, शून्य के बराबर होती है, या थोड़ी बहुत गति होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या किसके आधार पर? अंतरा आणविक बल के आधार पर। ठोस उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल, सॉरी उल्टा लिख गया, इसमें अधिक होता है और इसमें कैसा होता है? कम, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उन्हें कहा जाता है ठोस। वे पदार्थ जिनके परमाणुओं में आकर्षण बल कम होता है द्रव कहा जाता है, और जिनके परमाणुओं में आकर्षण बल नगण्य होता है या थोड़ा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? गैस। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा, जरा ध्यान से एक बार रिवाइज कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको याद करने में आसानी। इसके बाद हम सभी देखेंगे कि ठोस अवस्था, इंट्रोडक्शन के बारे में समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं ठोस अवस्था पर। तो ठोस अवस्था का जो निर्धारण होता है वो होता है अंतराकणीय बल, या इसे कह सकते हैं हम अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसी को कहा जाता है अंतराकणीय बल, और गति के आधार पर। अभी हमने बताया था कि जो ठोस होता है इसमें परमाणु एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं, जिस कारण इनके परमाणुओं में लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि इनके परमाणुओं में गति नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम होती है, जिसे देखने में बरसें लग जाती हैं, ठीक है। तो जो ठोस होते हैं इनमें अंतराकणीय बल यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल कैसा होता है? प्रबल, प्रबल यानी अधिक, ठीक है, अधिक होता है। जबकि इनके परमाणुओं में गति नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। इसमें केवल दो ही गतियां पाई जाती हैं, कंपनिक गति और घूर्णन गति, यानी जो परमाणु हैं ये वहीं पर या तो कंपन कर सकते हैं या फिर इनमें होगा घूर्णन, यानी अपनी जगह पर ये घूम सकते हैं। तो ये केवल दो ही प्रकार की गति करते हैं जिनसे ये बना है। जो ठोस जिन कणों से, जैसे ये ठोस है मार्कर, तो ये जिन कणों से मिलकर बना है उन कणों में या तो कंपनिक गति होगी या फिर घूर्णन गति,
समझ में आ गई इतनी बात। जबकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो गति नहीं कर सकते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, यानी इनमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। और इनके बीच लगने वाला अंतराकणीय बल यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक यानी प्रबल होता है। ठीक है, इसके बाद जो ठोस होता है, जब ये कण आपस में जुड़ते हैं, ये कण जब आपस में जुड़ेंगे तो ये एक जालक बनता है और इन कणों को कहा जाता है घटक कण। घटक कण के मिलने से काय का निर्माण होता है? जालक का। जब ये घटक कण आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, अंतराकणीय बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो जो जालक बनता है, एक जालक का निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है ठोस का क्रिस्टल जालक। जैसे जो जालक बनेगा, ये जालक क्या कहलाएगा? ठोस का क्रिस्टल जालक। ठीक है, जैसे ये मार्कर है तो ये ठोस है, इसमें परमाणु एक दूसरे से जुड़े हैं और एक जालक बना दिया, इस जालक को ही कहा जाता है ठोस का क्रिस्टल जालक। और इस जालक के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त, उस ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। समझ में आ गया? ये प्रश्न कभी कभी अतिलघु में पूछ लिया जाता है कि जालक ऊर्जा किसे कहा जाता है। तो ठोसों के जालक, ठोसों का जो जालक का जो निर्माण होता है, ठोसों के जालक के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहा जाता है जालक ऊर्जा। जब भी कोई ठोस पदार्थ बनता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर मुक्त होती है, उस ऊर्जा को ही कहा जाता है जालक ऊर्जा। जैसे मान लो कोई मकान है, ठोस होता है, उसके हम जब निर्माण करते हैं तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं। इस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं हम? जालक ऊर्जा। यानी जालक के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को ही जालक ऊर्जा कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ठोसों के लक्षण या ठोसों के गुण, कि ठोसों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो ठोसों के गुण यहाँ पर हम समझाते जा रहे हैं, आप ध्यान समझना केवल गुण। इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं ठोस में? तो ठोसों में लगने वाला आकर्षण बल कैसा होता है? अधिक। अंतराकणीय बल यानी कणों पर लगने वाला बल, जो ठोस बना है इसके जो कणों पर बल लगता है, अंतराकणीय बल कैसा होता है? अधिक। एक तो इसमें ये गुण पाया गया। दूसरा गुण, इनमें गति नहीं होती है, यानी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तीसरा गुण, ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब है कि ठोसों को दबाने पर ये नहीं दबते हैं। अगर जो दबाने पर दब जाएं तो वो होते हैं संपीड्य, और जो दबाने पर ना दबें वो कैसे हैं? असंपीड्य। तो जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो कैसे होते हैं? असंपीड्य। चौथा पॉइंट हम समझेंगे कि जो ठोस होता है, ठोस के जो निर्माण होता है, इसमें बहने का कोई गुण नहीं पाया जाता है, बहने का गुण नहीं होता है। ठोसों में कभी बहने का गुण नहीं होता है। पांचवा पॉइंट समझेंगे हम कि ठोस में होता क्या है, कि ठोस में परमाणु एक दूसरे के जब समीप होते हैं, ये कण जब एक दूसरे के समीप होते हैं तो इनके जो बीच की जो दूरी है इसे कहा जाता है अंतराकणीय स्थान। जब एक दूसरे के समीप होंगे तो अंतराकणीय स्थान कैसा होगा? कम। अंतराकणीय स्थान कम होता है। ठीक है, समझ में आ गए 5 पॉइंट कि इनके गुण कौन कौन से हैं। कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है, इनमें गति यानी गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ये असंपीड्य होते हैं यानी दबाने पर नहीं दबते हैं,
अगला, इनमें बहने का गुण नहीं होता है, ठोस कभी नहीं बहता है कि हम कहें ये मारकर अगर हमने रख दिया तो बह जाएगा, नहीं बह सकता क्योंकि ये ठोस है, इनमें बहने का गुण नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट हमने कहा कि एक कण से दूसरे कण के बीच की जो दूरी है ये दूरी कहलाती है अंतराकणीय स्थान। तो जब परमाणु पास पास होगा तो इनके बीच अंतराकणीय स्थान कैसा होगा, कम। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा ठोस अवस्था के बारे में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ठोस कितने प्रकार की। अब हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था, यानी ठोस के कितने प्रकार होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोसों को उनके बलों के आधार पर, या कह सकते हैं कि ठोसों को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। हमने कहा था ठोस कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर ठोस बनते हैं और ये कण एक दूसरे कैसे होते हैं, समीप। इन्हें कहा जाता है घटक कण, घटक कण कैसे होते हैं, समीप, समीप यानी एक दूसरे के पास पास, जिस कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है और इनमें गति नहीं होती है। इन कणों को कहा जाता है घटक कण। यदि घटक कण एक निश्चित, कैसे, निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था, जब घटक कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था किसे कहा जाता है, जिसमें लंबाई हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई हो, ये व्यवस्था कहलाती है त्रिविमीय व्यवस्था, 3D पैटर्न। तो जो घटक कण होते हैं यदि त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और दीर्घ परास में, दीर्घ परास व्यवस्था होती है, दीर्घ परास, लॉन्ग रेंज व्यवस्था, लॉन्ग रेंज व्यवस्था, यदि घटक कण एक त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित हों और इनके कणों में दीर्घ परास व्यवस्था होती है तो ऐसे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इतना तो हमने बता दिया कि त्रिविमीय व्यवस्था क्या है, कि ऐसे ठोस जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे मान लिया हमने कोई ईंट है, ठीक है, अगर कोई ईंट है और इस ईंट पर, ठीक है, तो इस ईंट में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, ऊंचाई भी होगी, नहीं होगी। इस ईंट में जैसे हमने ये ईंट बना दी, ठीक है, इस ईंट में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होती हैं। तो लंबाई हम ऐसे में देखते हैं, ये है लंबाई, लेंथ, और ये क्या है इसकी ब्रीथ यानी चौड़ाई, ठीक है, और ये क्या है इसकी ऊंचाई, हाइट, ठीक है। तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों चीज़ें इसमें, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसमें क्या है, ऊंचाई भी है। तो ऐसे पदार्थ जिनके कणों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती हैं, यानी जिनके कणों में एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था होती है तथा दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। दीर्घ परास, लॉन्ग रेंज, जैसे हमने कहा ईंट के ऊपर यदि हम ईंट रखते चले जाते हैं तो काफ़ी लंबाई तक से हम ले जा सकते हैं। ये व्यवस्था कहलाती है दीर्घ परास व्यवस्था, लॉन्ग रेंज व्यवस्था। तो वे ठोस जिनके कणों में निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था हो तथा दीर्घ परास व्यवस्था हो तो ऐसे पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें सब आते हैं जैसे नमक, जो सॉलिड होते हैं, ज़्यादा सॉलिड होते हैं, धातुएं, ठीक है, धातुएं हैं, नमक है, ईंट है, ये सारे कैसे ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिनके कणों में एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था नहीं होती है,
निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था ना हो, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों चीज़ें ना, तीनों चीज़ें ना हो उसमें ना। अगर लंबाई चौड़ाई हो तो ऊंचाई ना हो, ऊंचाई या लंबाई हो तो चौड़ाई, ऐसे कुछ, यानी इनमें त्रिविमीय व्यवस्था ना बन सके, वे ठोस कहलाएंगे आकृष्टलीय ठोस, जिनमें लघु परास व्यवस्था होती है। लघु परास, शॉर्ट रेंज व्यवस्था, शॉर्ट रेंज व्यवस्था, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं आकृष्टलीय ठोस। ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास व्यवस्था और आकृष्टलीय ठोस में होती है लघु परास व्यवस्था। क्योंकि बहु विकल्प में ये प्रश्न आ जाता है कि दीर्घ परास व्यवस्था किन में पाई जाती है, लघु परास व्यवस्था किन में पाई जाती है, या ठोसों में कौन सी व्यवस्था होती है, दीर्घ परास या लघु परास व्यवस्था। आकृष्टलीय ठोस जिनमें एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था नहीं होती है तथा लघु परास में व्यवस्थित होते हैं, आकृष्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे मक्खन, ठीक है, रबर, ठीक है, आदि। तो जो मक्खन होता है ये ठोस है क्योंकि इसकी टिक्कियाँ मक्खन है, जैसे कि अपना पनीर है, ये सब कैसे हैं, ठोस तो हैं, परंतु ये वो ठोस हैं जिनमें त्रिविमीय व्यवस्था नहीं है। ना हम ये कह सकते हैं कि ये कितना लंबा है मक्खन, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, ऐसी इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। तथा लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। लघु का मतलब है कि ये ज़्यादा लंबाई तक नहीं जा सकते। जैसे हम अगर मक्खन से मक्खन की टिक्की जोड़ते चले जाएं तो क्या हम इसकी दीवार खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें कौन सी व्यवस्था है, लघु परास, शॉर्ट रेंज, यानी थोड़ी ऊंचाई तक तो ये जा सकता है, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकता है, इसलिए इसे कहा गया लघु परास व्यवस्था होती है इनमें। और जबकि ये काफ़ी ऊंचाई तक जा सकती है ईंट, तो इसका मतलब इसमें कौन सी व्यवस्था है, दीर्घ परास। तो इसके एग्जाम्पल हो गए मक्खन, रबड़, और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे नमक, धातु, ईंट, और भी कई सारे हैं। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा, इन्हें अच्छे से याद करें। और कल हम आपके सामने फिर से कोई नई चीज़ लेकर, कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, और इसी चैप्टर का अगला वीडियो जिसकी मुख्य हेडिंग है वो मैं आपको सभी समझाऊंगा। इसलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से याद करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।